आज हम लोग समझेंगे टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, रोमांटिसिज्म के बारे में हमने पढ़ा किस तरह से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी जो है उसको रिमूव करके फिर नेपोलियन का शासन आया, और फिर से नेपोलियन के जाने के बाद जो प्रैब कमेटी थी, रशिया रशिया ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन्होंने किस तरह से रिस्टोरेशन किया फिर से बर्बन डायनेस्टी का। उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से रेवोल्यूशंस हुए, फिर जब रिस्टोरेशन हुआ न्यू डायनेस्टी, जो ओल्ड डायनेस्टी था उसको फिर से जब रिस्टोरेशन हुआ तो किस तरह से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। फिर रोमांटिसिज्म का एक दौर चला, क्योंकि किसी भी कंट्री को बनाने के लिए वन नेशन की हम लोग अगर बात करें, वन स्टेट की बात करें, नेशन स्टेट की, तो ज़रूरत होती है कि उसमें हमारा कल्चर भी आए, सोसाइटी भी आए, और सबको मिला करके और तब एक आइडेंटिटी बने। तो उसके बाद का जो टाइम है वो बिल्कुल इतना इजी नहीं था कि बहुत इजीली यूरोप जो है उसे आप कह दो कि सब कुछ आसानी से मिल गया। तो यहाँ जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1830s जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप या आर्थिक कठिनाई का समय क्यों रहा यूरोप के लिए। सबसे पहली बात इसमें ये कही गई है कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी रोज़गार की। लोग जो है वो जॉब सीकर्स हो गए, जॉब की तलाश में रूरल एरियाज से शहरों की तरफ बढ़ने लगे, और शहरों में अचानक से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि रूरल एरिया से माइग्रेट होकर लोग जब शहरों में पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिए। अब ओवर क्राउडेड स्लम्स का मतलब हो गया कि ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सुविधाएं जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, वो टाउन्स के, उनको अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन उनको झेलना पड़ा, क्योंकि मशीन मेड गुड्स जो हैं इंग्लैंड से वो लोगों तक बहुत इजीली पहुंच रहे हैं, दाम कम है उनका और एडवांस्ड भी है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंग्लैंड में, इसका असर आम लोगों की या छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे भी इसका काफ़ी असर पड़ा, जिसके कारण अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई, उस पर सबसे ज़्यादा मार झेलनी पड़ी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि मेनली अगर देखा जाए तो जो स्मॉल वर्कशॉप्स थे और घरों में जो चीज़ें बनाई जा रही थी उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ों को लोग बहुत इजीली खरीद भी पा रहे थे और उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई था। अब देखेंगे हम लोग कि इस समय में सिर्फ यही नहीं हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट आई। एक तो आप देखोगे गांव छूट रहे हैं, लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है कि लोगों को अच्छे वेजेस नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ से एक और चीज़ स्टार्ट हुई, फूड प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई। इवन कि इसका रीज़न ये भी रहा कि पॉपुलेशन बढ़ने से ज़्यादा लोगों के जो खाने की चीज़ें थी उनकी कमी पड़ गई। रीज़न ये भी रहा कि बैड हार्वेस्टिंग हुई, क्रॉप फेलियर हुआ, और उसके अलावा जो शॉर्टेज है फूड ग्रेन्स का वो भी रहा, जिसके कारण कि सिर्फ गांव ही नहीं, इसका असर शहरों पर भी पड़ा। और 1848 जो है वो ऐसा ईयर था जिस समय में कि लोग जो है वो बिल्कुल भी आउटबर्स्ट हो गए। आउटबर्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी हुई या फिर कोई भी ऐसी स्थिति आई जिसमें सरकार पे आपका ट्रस्ट जो है वो उठना शुरू हो गया, या फिर सरकार, आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारी जो विशेज़ है वो फुलफ़िल नहीं कर रही है, हमारा जो बेसिक नीड्स है उसको भी फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा जो हार्ड टाइम था वो था कि भूख भी है, बेरोजगारी भी है, और आर्थिक कठिनाई इतनी ज़्यादा है कि उससे उबरना शायद मुमकिन नहीं लग रहा था। तो ऐसे में फूड शॉर्टेज और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो रोड पर निकल गई, रिवॉल्ट हुआ, और इस रिवॉल्ट में जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था और लुइस फिलिप को राजा बनाया गया था, वो डर से यहाँ से भाग निकला, क्योंकि
सिर्फ पोजीशन होल्ड कर लेना एक मतलब नहीं होता है। आप अगर किसी पोजीशन पे हैं, पोस्ट पे हैं, तो आपके ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों के हित में काम कीजिए, उनके फेवर में काम कीजिए। लेकिन लुइस फिलिप जो है वो ऐसी स्थिति को संभाल नहीं पाए। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया और ये बताया कि अब उनका शासन होगा। और इन्होंने क्या कर दिया कि ग्रांट किया सफरेज को कि जितने भी मेल हैं, एडल्ट मेल्स हैं, तो जो 21 साल और 21 साल से ऊपर के हैं, उन सबको एक तो राइट टू वोट मिला और दूसरी चीज़ है राइट टू वर्क, काम की भी आज़ादी मिली और वोट की भी आज़ादी। अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला जो कॉन्सेप्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में वो अब नहीं रह गया। अब है कि राइट टू वोट हर किसी एडल्ट मेल को मिल गया जिनकी उम्र 21 साल है या उससे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1845 में एक स्टोरी है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया। ये स्टोरी आप देखोगे कि 1845 की है। रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी। और कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? कॉन्ट्रैक्टर्स उनको कहा गया है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश टेक्सटाइल्स जो है वो वीवर्स से लेते थे। लेकिन इन्होंने भी अब यहाँ पे क्या कर दिया, जो कॉमन लोग हैं, जो वीवर्स हैं, जो इन्हें बना बनाया फिनिश्ड गुड्स दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं कि इन्होंने ड्रास्टिकली अगर देखोगे तो इन्होंने उनके पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया। अब काम आप पूरा ले रहे हो और पैसे आप दे नहीं रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिवॉल्ट होगा ही। तो 4 जून को 2 बजे दोपहर में एक बहुत भारी, जो कह सकते हो कि भीड़ है, वो वीवर्स के भीड़ इन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के पास जमा हुई और ये पेरिस पहुँचे। इन्होंने इनके मेंशंस का मतलब हो गया इनके बंगले, घर, वहाँ पे ये जमा हुए और इन्होंने डिमांड किया कि इनके वेजेस जो है वो बढ़ाए जाएं, क्योंकि जितना काम लिया जा रहा है उतनी वेजेस इनको दी जाए। लेकिन इनकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आम वीवर्स थे, ये कॉमन लोग थे, इनकी बात को सुनने के लिए कहीं से भी कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार नहीं हुए और तो इन्होंने हमला कर दिया इनके मेंशंस पे। जो वीवर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी फैमिलीज़ को लेकर जो नेबरिंग विलेजेस थे वहाँ चले गए और स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पे भी इनको शेल्टर देने से इनके पड़ोसियों ने भी या फिर आसपास के गांव वालों ने भी इनको रिफ्यूज़ कर दिया, किसी ने इनको शरण नहीं दी। फिर ये 24 घंटे के अंदर वापस ये लोग आर्मी के सहयोग से, आर्मी ने इन कॉन्ट्रैक्टर्स का साथ दिया, लेकर वापस आए इनको। और कह सकते हो कि 4 जून 1845 को आर्मी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई वीवर्स पे, जिसमें कि 11 बुनकर जो है वो मारे गए। अब आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि अगर इन पर गोली चला दी गई है तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि किसी की डिमांड को माना नहीं गया है। तो इस तरह से ये प्राइस का बढ़ना, पॉपुलेशन जो है उसका बढ़ना, प्राइस को कहीं ना कहीं बढ़ाने की जो डिमांड थी, उसके बदले में भूख, बेरोजगारी के बदले में लोगों को गोलियां मिली और वीवर्स की यहाँ पे लगभग 11 वीवर्स की डेथ हो गई। तो ये था हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट, एक छोटी सी स्टोरी के रूप में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जो भी इसमें डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।